हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन। मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और फायदेमंद होने वाला है। चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, फर्स्ट ग्रेड की करो, या रेट मेंस की करो यानी कि थर्ड ग्रेड की करो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, या जितने भी एग्जाम जिसके अंदर राजस्थान जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, महाराणा कुंभा के बारे में देखते हैं। हालांकि महाराणा कुंभा जो है वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में शायद नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता कभी कभी इस प्रकार से इससे संबंधित या रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले महाराणा कुंभा की। तो महाराणा कुंभा जो है उसकी जन्म की बात करते हैं। तो महाराणा कुंभा का जो जन्म है वो 1403 के अंदर हुआ था। पिता की बात करते हैं तो पिता का नाम था मोकल और माता का नाम था सौभाग्य देवी। यहाँ पर बात करते हैं उपनाम की, तो उपनाम हिंदू सुरतान अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य इनको संगीत का ज्ञान होने के कारण कहा जाता था। इसके अलावा इनको धीर गंभीर शासक के नाम से भी जाना जाता था, इसको धीमान के नाम से भी जाना जाता था, इनको राणो रासो के नाम से भी जाना जाता था, इनको हाल गुरु, राजगुरु, अशुपति आदि के नाम से भी इनको जाना जाता था। अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया है हिंदू सुल्तान। अब आपको ध्यान रखना है, एक हिंदू सुल्तान है, एक हिंदुआ सूरज है और एक है हिंदूपत। ये तीनों ही जो शब्द हैं बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हिंदू सुल्तान पूछे तो महाराणा कुंभा हो जाएगा, अगर हिंदूपत पूछे तो हिंदूपत जो है वो महाराणा सांगा को कहा जाता है, और अगर हिंदुआ सूरज आपसे पूछता है तो वो महाराणा प्रताप को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें स्टूडेंट, इसलिए इस प्रकार के जो सवाल है वो बार बार रिपीट करता है। तो ध्यान रखना, हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा, हिंदूपत जो है महाराणा सांगा, और हिंदुआ सूरज जो है वो हो जाएगा आपका महाराणा प्रताप। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर आगे दिया गया है, मेंशन किया गया है कि दरबारी विद्वान, इनके जो दरबारी विद्वान थे वो थे तिलबट, नाथा, मुनि, सुंदरी, सूरी। इसके अलावा और भी कुछ दरबारी विद्वान थे जिनके बारे में हम डिस्कस आगे करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है दरबारी विद्वान के अलावा यहाँ पर मेंशन किया गया है कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। ये हमेशा पूछे जाते हैं क्योंकि कुंभा जो है वो एक प्रकार के संगीत शास्त्री भी थे, तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे थे। संगीत के अलावा और भी बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे थे, जिसमें है रसिका प्रिया, इसके अलावा है संगीत राज। बहुत बार पूछा जाता है संगीत राज के बारे में, और संगीत राज से संबंधित मैं आगे डिस्कस करूंगा क्योंकि इससे संबंधित सवाल किस प्रकार से पूछे गए हैं वो भी आपको आगे वीडियोज़ में मिल जाएंगे। यहाँ पर सूढ़ प्रबंध, इसके अलावा संगीत मीमांसा, इसके अलावा गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर और कामराज रतिसार, ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं इनके अंदर मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था। लेकिन इनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी जिसको एकलिंग महात्म्य कहते हैं। उस ग्रंथ के अंदर मेवाड़ी भाषा का प्रयोग ना करके उसके अंदर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था, और ये आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। तो उससे संबंधित सवाल जो है वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। अपन बात करते हैं फिर कुंभा का जो पुत्र है, पुत्र की बात करते हैं तो पुत्र उनका उदा था, जिसको हम अपन मेवाड़ का पितृहंता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो उदा था उन्होंने मामादेव कुंड के पास में, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके पास, कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग के पास एक मामादेव कुंड है, उस कुंड के पास में महाराणा कुंभा की इस उदा ने हत्या कर दी थी। इसीलिए इसको मारवाड़ का क्या बोलते हैं, इसलिए इसको मेवाड़ का पितृहंता बोलते हैं। और मारवाड़ का पितृहंता अगर आपसे पूछता है तो मारवाड़ का पितृहंता जो है वो राव मालदेव को जाना जाता है, और राव मालदेव जो है उनको हट्टी शासक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पुत्री की। तो पुत्री जो है वो रमाबाई कहलाती है, और ये भी संगीत के बारे में बहुत ज्ञान रखती थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, महाराणा कुंभा ने राजस्थान में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो इसलिए इसको अपन दुर्गों से संबंधित सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राजस्थान के कौन से राजा थे। तो ध्यान रखना है कि महाराणा कुंभा। ठीक है, फिर बात करते हैं कुंभश्याम मंदिर की। तो कुंभश्याम मंदिर जो है ये इन्होंने कुंभलगढ़ में भी बनवाए थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी बनवाए थे, और अचलगढ़ दुर्ग के अंदर भी इन्होंने कुंभश्याम या कुंभस्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसको अपन आदिवरा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। 1448 में ये कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। कुंभस्वामी मंदिर जो है ये 1459 में कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनवाया गया था। फिर अपन बात करते हैं अचलगढ़ व बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है ये भी महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था जिसका शिल्पी मंडन था। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है कि कुंभा के द्वारा बनवाया गया कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था, यानी कि शिल्पकार, या जिसको अपन आर्किटेक्ट बोल सकते हैं, जो बिल्डिंग के नक्शे वगैरह तैयार करता है, तो वो जो शिल्पी था वो मंडप नहीं मंडन था, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर मंडप ना होकर यहाँ पर मंडन होगा, क्योंकि पूछा जाता है सवाल, तो ध्यान रखना है यहाँ पर मंडन होगा। ठीक है,
चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये मंडप ना होकर मंडन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुंभा के बारे में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं तो ये आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कुंभा से संबंधित जो युद्ध हैं वो कौन कौन से हैं और क्यों पूछे जाते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं महाराणा कुंभा के युद्ध की। तो सबसे पहले आता है सारंगपुर युद्ध 1437 के अंदर, मालवा मध्य प्रदेश के अंदर। मालवा क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ पर महमूद खिलजी फर्स्ट और राणा कुंभा है, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें कुंभा की विजय हुई थी और इस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ के बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये युद्ध होने के बाद में नेक्स्ट बदनौर बैराटगढ़ का युद्ध हुआ था। ये 1457 के अंदर हुआ था, भीलवाड़ा के अंदर। तो ध्यान रखना है बदनौर जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है, हालांकि बिजनौर जगह जो है वो यूपी के अंदर है, वो ध्यान रखना है आप लोगों को। तो महमूद खिलजी फर्स्ट और राणा कुंभा इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसके अंदर फिर से कुंभा विजय होता है और इस उपलक्ष्य में कुशाल माता मंदिर बदनौर के अंदर वो बनवाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है आवल और बावल की संधि, इससे संबंधित सवाल भी पूछा जाता है। तो आवल और बावल की संधि जो है वो 1457 के अंदर पाली के अंदर हुई थी, जिसमें मेवाड़ की तरफ से कुंभा और मारवाड़ की तरफ से जो जोधा थे, इन दोनों के बीच में संधि करवाई थी। और संधि करवाने का जो श्रेय है वो कुंभा की दादी व राव जोधा की जो बुआ थी हंसाबाई ने ये संधि करवाई थी। तो सवाल पूछा जाता है कि जो आवल बावल की संधि है वो मेवाड़ और मारवाड़ के कौन से राजाओं के बीच में हुई थी। तो कुंभा और जोधा के बीच में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि आवल बावल की संधि जो है वो कब हुई थी, तो 1457 में पाली के अंदर हुई थी। अगर पूछा जाता है कि कुंभा की दादी जो थी, कुंभा की दादी और कुंभा की दादी के अलावा यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि राव जोधा की बुआ जो थी वो, ये आपसे रिश्तेदारी के संबंधित सवाल भी पूछा जा सकता है। तो हंसाबाई के संबंधित एक बार सवाल पूछा गया था कि हंसाबाई जो थी वो किससे संबंधित थी, तो राव जोधा से संबंधित थी। नेक्स्ट आपका आता है चंपानेर संधि। अब चंपानेर संधि की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। चंपानेर संधि जो है वो 1456 के अंदर हुई थी, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में। ये दोनों संधि करते हैं और ये दोनों जो संधि करते हैं वो कुंभा के विरुद्ध करते हैं, उसको युद्ध में पराजित करने के लिए। हालांकि इनकी जो संधि है वो काम नहीं करती है और कुंभा उस आगे जो युद्ध होता है उसमें फिर से वो जीत जाते हैं। तो चंपानेर संधि के बारे में ध्यान रखना है, 1456 के अंदर हुई थी। किसके विरुद्ध हुई थी, तो कुंभा के विरुद्ध हुई थी। और अगर आपसे पूछता है कि किस किस के मध्य संधि हुई थी, तो मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी और गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इन दोनों के बीच में ये संधि हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। यहाँ पर स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और जलाशय, इन सभी में कुंभा ने अपना विशेष योगदान दिया था और इससे संबंधित सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं स्थापत्य कला में कुंभा द्वारा 5 प्रकार के निर्माण करवाए गए थे। यहाँ पर है एक दुर्ग भी है आपका राजा प्रसाद की अगर अपन बात करें तो महल भी इनको कह सकते हैं। फिर है आपका देवालय, फिर है आपका स्तंभ और फिर है आपका जलाशय। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कुंभाकालीन दुर्गों को ऊंची प्राचीर व बुर्जों द्वारा सुरक्षित किया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कुंभा के काल में रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण हुआ था। ये सवाल एक बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, मैंने एग्जाम रिव्यू वाली बुक से उठाया है इसको। और इसका जो निर्माण है वो धरणक शाह ने करवाया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो रणकपुर जैन मंदिर था उसका शिल्पी जो है वो शिल्पी आप लोगों को ध्यान रखना है, शिल्पी कौन था, इसका शिल्पी देपाक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय कला का स्वर्णकाल जो है वो कौन से समय को माना जाता है, तो महाराणा कुंभा के समय को भारतीय कला का या भारतीय स्थापत्य कला जो है उस स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। फिर बात करते हैं नाट्य शास्त्र का ज्ञान होने के कारण इनको नव्य भात के नाम से भी जाना जाता था। फिर हम बात करते हैं कुंभा जो है वो वीणा बजाने में निपुण थे, क्योंकि संगीत का उनको ज्ञान था, तो संगीत का ज्ञान होने के कारण ये वीणा बजाने में भी निपुण थे। फिर हम बात करते हैं कुंभा को अंतिम दिनों में उन्माद रोग हो गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी, ये हम पीछे डिस्कस कर लिए थे, जिसको अपन मेवाड़ का पितृहंता के नाम से भी जानते हैं और मारवाड़ का पितृहंता राव मालदेव जाना जाता है। फिर बात करते हैं महाराणा कुंभा के मेवाड़ शासन ग्रहण करते समय गुजरात का शासक कौन था, तो उस समय गुजरात का शासक जो था वो अहमद शाह था। तो ये सवाल भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुंभा के जो कलाकार हैं वो कलाकार कौन थे, तो कुंभा के विद्वान कलाकार की बात करते हैं तो श्री शारंग व्यास जो हैं वो कुंभा के संगीत गुरु थे, ये एग्जाम में पूछा गया था। फिर हम बात करते हैं कान्हा व्यास जो है वो सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि थे। फिर है एकलिंग महात्म्य के रचनाकार भी थे और ये सवाल पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर, जो एकलिंग महात्म्य है वो किस भाषा में लिखा है, तो वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। फिर है आपका रमाबाई जो कुंभा की पुत्री थी और संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी। फिर है इसके बाद में दिया है अत्रि भट्ट जो है वो संस्कृत के विद्वान कवि थे। अब आगे बात करते हैं अपन मंडन की।
मंडन जो है, मंडन के बारे में बात करें तो ये एक तो गुजरात के रहने वाले थे और प्रसाद मंडन ग्रंथ के रचयिता थे और जिसमें देवालय की निर्माण कला की विस्तृत विवेचना है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये एक प्रकार के आर्किटेक्ट थे जो विभिन्न प्रकार की जो बिल्डिंग्स थी उन बिल्डिंग्स को बनाने का ज्ञान या उनसे संबंधित किताबों को लिए लिखते थे। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो प्रसाद मंडन है उसके अंदर कुल 8 अध्याय थे, उनके अंदर कुल 8 अध्याय थे, जिसके अंदर रूप मंडन मूर्तिकला विशेष ग्रंथ थे। उसके अलावा अपन बात करते हैं जो रूप मंडन है उसके 6 अध्याय थे और रूपावतार मंडन जो है उसके 8 अध्याय थे। इसके अलावा मंडन जो है उसने वास्तु मंडन, शगुन मंडन, राजवल्लभ और देवमूर्ति देवभूर्मिनीय, ये देवमूर्ति प्रकरण है। ये सवाल भी आपसे पूछा गया है एक बार एग्जाम में, तो ध्यान रखना ये मंडन के द्वारा लिखित सारे के सारे ग्रंथ हैं। फिर आगे हम बात करते हैं भारतीय कला का स्वर्णकाल जो है वो महाराणा कुंभा के समय को माना जाता है और कुंभा को नाट्य शास्त्र का ज्ञान होने के कारण इनको नव्यभात कहते थे। हालांकि ये बात हमने पीछे कर ली थी। फिर कुंभा के श्रृंगार चमरी मंदिर का निर्माण करवाया था। और फिर बात करते हैं वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ जो है वो मंडन के भाई नाथा ने लिखा था। तो ये ध्यान रखना है, वास्तु मंजरी जो ग्रंथ है इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है क्योंकि वास्तु का नाम आती आपके दिमाग में सीधी एक ही चीज़ आती है कि ये मंडन ने लिखा होगा, लेकिन ये जो है उसके छोटे भाई मंडन के छोटे भाई नाथा ने लिखा था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि अचलगढ़, कुंभलगढ़ और जो चित्तौड़गढ़ है, इन तीनों दुर्ग के अंदर कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। आगे यहाँ पर दिया गया है कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। अब कुंभा द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है संगीत राज, और संगीत राज से संबंधित सवाल पीछे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संगीत राज की। संगीत राज जो है वो शास्त्रीय संगीत ग्रंथ है, सबसे बड़ा इसको ग्रंथ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ इसको माना जाता है और इसको सिरमौर ग्रंथ माना जाता है। हालांकि सबसे बड़ा या सिरमौर एक ही बात होती है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो वर्ड्स के साथ खेला कर देता है, यानी कि खेल लेता है, और जो एग्जाम हॉल में जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन में वो गलती कर बैठते हैं। तो वो गलती अपने से नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं संगीत राज की। तो संगीत राज जो है इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये 5 भाग जो है ये रत्न कोश कहलाते हैं। तो ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि जो संगीत राज ग्रंथ हैं उसके भागों को किस नाम से जाना जाता है, तो रत्न कोश के नाम से जाना जाता है। ये 5 रत्न कोश जो है वो कौन कौन से हैं? एक तो है पाठ्य, एक है नृत्य, फिर है गीत, फिर है वाद्य, फिर है रस। और इन रत्न कोशों को उल्लास में और उल्लास को परिरक्षणों में विभाजित किया गया है और संपूर्ण ग्रंथ को 80 परिरक्षण के अंदर विभाजित किया गया है। तो सिंपल सा अगर आपसे सवाल कभी वो पूछे तो पूछ सकता है कि जो संगीत राज है उसमें कुल कितने परिरक्षण है, तो 80 यानी कि 80 परिरक्षण है। फिर बात करते हैं इसमें कुंभा की वंशावली से संबंधित लिखित लेख भी उपलब्ध है। फिर अपन बात करते हैं कुंभा के द्वारा जो अन्य ग्रंथ लिखे हुए वो ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो एक है आपका सूड प्रबंध, रसिका प्रिया का पूरक ग्रंथ है। फिर है आपका रसिका प्रिया जो राग रागनियों का ग्रंथ है। फिर है कामराज रतिसार, कुंभा के काम शास्त्र विशारद होने का परिचायक है, यानी कि उसके कामशास्त्र के ज्ञान होने का ये परिचायक है या उसके बारे में जानकारी देता है। फिर है एकलिंग महात्म्य, कुंभा के वेद स्मृति उपनिषद व व्याकरण का कुशल ज्ञानी होने का प्रतीक है। और एकलिंग महात्म्य जो है इससे संबंधित सवाल पूछा गया था, मैं पीछे 2 बार रिपीट कर चुका हूँ कि ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया ग्रंथ है। फिर बात करते हैं अन्य ग्रंथ की। तो अन्य ग्रंथ में संगीत मीमांसा है, फिर है चंडी शतक, फिर है आपका राजवर्णन। जो राजवर्णन है वो एकलिंग महात्म्य का प्रारंभिक भाग है, यानी कि पहले राजवर्णन लिखा गया था, फिर राजवर्णन के बाद में उसका दूसरा भाग जो है वो एकलिंग महात्म्य के नाम से आगे लिखा गया। जैसे बाहुबली फर्स्ट थी, फिर बाहुबली सेकंड आई, उस प्रकार से राजवर्णन पहले आया, फिर राजवर्णन के बाद में एकलिंग महात्म्य आया। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद में है संगीत सुधा, फिर है आपका वाद्य प्रबंधन, फिर है संगीत क्रम दीपिका, फिर है हरिवार्तिक। ये अन्य जो ग्रंथ हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं और कुंभा के द्वारा ये रचित ग्रंथ हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से संबंधित सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजय स्तंभ के बारे में। तो विजय स्तंभ जो है उसको विक्ट्री टावर के नाम से जाना जाता है, विष्णु ध्वज के नाम से जाना जाता है, कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राजस्थान के अंदर ये चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर स्थित है। हालांकि चित्तौड़ इसका नाम है, गढ़ इसके पीछे लगा हुआ, तो कभी कभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऐसा बोलना थोड़ा ठीक नहीं लगता, या तो चित्तौड़ दुर्ग बोलें या फिर चित्तौड़गढ़ बोलें तो ठीक लगता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर समर्पित, भगवान विष्णु को समर्पित है। ऊंचाई से संबंधित ध्यान रखना है, 122 फीट इसकी ऊंचाई है, यानी कि 37 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्योंकि एक बार एग्जाम के अंदर फिट के अंदर पूछ लिया था, हालांकि मीटर के अंदर सारे स्टूडेंट याद करके गए थे और बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको याद था कि
जो मीटर हैं उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को सीधा ध्यान रखना है, अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता है तो 122 फीट। फिर बात करते हैं 9 मंजिला ये इमारत है, इसके अंदर 157 सीढ़ियाँ हैं। अब बात करते हैं निर्माण की, तो इसका जो निर्माण है वो 1440 से 1448 के बीच में हुआ था, जब सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में हुआ था। तो उसमें महाराणा कुंभा जीते थे और उसी के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। यहाँ पर बात करते हैं भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश इसको कहते हैं, और इसको अनुपम खजाना भी कहते हैं। इसको भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत सारे नाम हैं इसके। फिर बात करते हैं राजस्थान पुलिस का ये प्रतीक चिन्ह है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी ये प्रतीक चिन्ह है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं इसके जो शिल्पकार हैं वो हैं जेता, नापा, पोमा और पुंजा। ये इसके शिल्पकार यानी कि ये इसके क्या है आर्किटेक्ट हैं, और इनके द्वारा इसका डिज़ाइन या नक्शा या इसका शेप या आकार जो भी अपन कह सकते हैं वो बनवाया गया था। फिर आगे है विजय स्तंभ, राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। हालांकि इससे संबंधित एक सवाल और भी पूछा जाता है, या सवाल नहीं कह सकते हम, कि जब ये विजय स्तंभ बना था तो पूरे एशिया के अंदर सबसे ऊंची जो बिल्डिंग थी वो इसी को माना जाता था। हालांकि इस प्रकार से इसके कोई प्रमाणिक तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसी बातें कहीं कहीं मेंशन हैं। फिर बात करते हैं रोम का टार्जन, जो कर्नल जेम्स टॉड हैं, कर्नल जेम्स टॉड जो है उन्होंने इसे रोम का टार्जन कहा, और कुतुब मीनार से बेहतर इमारत इसको कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। यहाँ पर KJT का मतलब है कर्नल जेम्स टॉड। फिर हम बात करते हैं 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत में शामिल किया था। हालांकि यहाँ पर जो शामिल है वो थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत लिखा हुआ है, ये मात्रा जो है इधर आएगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को ज्ञान से मतलब है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 2013 में यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत में शामिल किया गया था, और ये सवाल भी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। फिर हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, इसलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी और 8वीं पीढ़ी जो है उस पर अल्लाह लिखा गया है। तो ये इस प्रकार के सवाल भी बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे महाराणा सांगा की। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।